बहुत ही यंग तेजूराम बघेल जी, जो उद्योगपति के रूप में उन्होंने आपसे बातचीत की। नमस्कार, देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और भरोसेमंद न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 की स्पेशल सीरीज राइजिंग 100 में मैं विभू कृष्णा यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम को हमने देश के विकास, संस्कृति और उपलब्धियों के नाम रखा है। वैश्विक पटल पर विकास और उपलब्धियों के नए अध्याय रच रहे विकास की सच्ची तस्वीर को दिखाने के लिए न्यूज 18 राइजिंग 100 के तहत हम विभिन्न प्रदेशों में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उत्तराखंड सीरीज में हमारा आज का पड़ाव है देवभूमि की इंडस्ट्रियल सिटी और एजुकेशन हब रुद्रपुर, जहां आज हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेहतर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, क्वालिटी, टेक्निकल एजुकेशन, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़े जरूरी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीति, प्रशासन, एजुकेशन, बिजनेस और इंडस्ट्रीज सेक्टर्स की जानी मानी हस्तियां और आप जनता जनार्दन। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे इस खास कार्यक्रम का। चर्चा परिचर्चा के इस सफर में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पुष्कर सिंह धामी सरकार में इंडस्ट्री की उड़ान किस तरह से आगे बढ़ रही है, विकास के कैसे नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। और इस पहले सेशन में हमारे साथ विशेष अतिथि होंगे श्री विपिन कुमार, जीएम इंडस्ट्री, श्रीकर सिन्हा, अध्यक्ष सिडकोल इंडस्ट्री एसोसिएशन और श्री तेजूराम बघेल, उद्योगपति। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का। आप सभी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और इस परिचर्चा में हमारे साथ प्रतिभाग करेंगी मेरी सहयोगी अमनदीप। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और इसी के साथ हमारा पहला सेशन शुरू होता है। ओवर टू यू अमनदीप। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए। तो विपिन जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही के साथ में करूंगी। जी मैम। रुद्रपुर को इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, तो अगर इंडस्ट्री की बात कर ली जाए तो पुष्कर सिंह धामी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ताकि यहाँ के युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं यहाँ पर, वक्त वक्त पर दौरे करते रहते हैं, उनके भी दिल के काफी करीब है देवभूमि। तो ऐसे में इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या आप बदलाव देख रहे हैं, कैसे रुद्रपुर आगे बढ़ रहा है? जी मैम, जैसा प्रदेश की बात की आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, उसी रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट द्वारा भी एमएसएमई 2023 स्कीम्स, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और हमारी स्टार्टअप स्कीम्स, ऐसे ही एक्सपोर्ट्स स्कीम, इन सब के माध्यम से इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा रहा है। और जैसा कि आप स्वयं भी कह रही हैं, रुद्रपुर चूंकि चेंज हो रहा है, तो चेंज होने में इंडस्ट्री ने भी पूरा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जैसा कि आपने हाल ही में देखा, माननीय हमारे एचएम सर की अध्यक्षता में यहाँ एक इन्वेस्टर मीट हुई, उससे पहले देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इन्वेस्टर मीट हुई। और उत्तराखंड, जैसा कि माननीय पीएम सर भी कहते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन ही उत्तराखंड है। तो वो न केवल धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में है, बल्कि औद्योगिक पर्यटन में भी हमारे यहाँ और खासकर उधम सिंह नगर को खासा लिया जा रहा है। जी श्रीकर जी, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका कितना फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है? सबसे पहले तो न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि रुद्रपुर में जब से इंडस्ट्री लगी है तब से इस क्षेत्र का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। आमतौर पर यहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी और ये औद्योगिक विकास का ही असर है कि ये क्षेत्र आज हमारे राज्य में एक अहम भूमिका निभा रहा है। राजस्व इससे आ रहा है और इंडस्ट्रीज बहुत शांत तरीके से इस शहर में चल रही है और पूरा सिडकुल एक परिवार की तरह यहाँ काम करता है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो
पिछले 20 साल में काफी प्रगति हुई है और हम आज यहां तक आए हैं कि आज हमारे यहाँ पर करीब 600 इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं और उनसे कई जुड़ी हुई इंडस्ट्रियां बाहर भी काम कर रही हैं। ठीक है, तो जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि उत्तराखंड जिसे कहते थे कि बहुत छोटा राज्य है, आज आप देख लीजिए किसी भी नेशनल न्यूज की रोजाना की हेडलाइन बनता है उत्तराखंड, एक ना एक खबर सुर्खियों में हमेशा ही रहती है। तेजूराम जी, सरकारी अफसर की बात कर लें या फिर हम पॉलिटिशियंस की बात कर लें, वो हमेशा बताते हैं कि बहुत सारी स्कीम है, बढ़ावा हो रहा है, विकास हो रहा है। अब आप तो एक उद्योगपति है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या धरातल पर उतना फायदा आप लोगों को हो रहा है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज 18 की आप लोगों ने एक इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। जैसे आपने पूछा कि जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट्स की, वो नीचे जमीनी स्तर पे लागू हो रही नहीं है, बिल्कुल नो डाउट। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे जिला उद्योग केंद्र हैं राज्य के, उन लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, बिकॉज एक एक स्कीम को आपके एमएसएमई इंडस्ट्रीज में जाके वो बताना एक बहुत बड़ी तारीफ काबिल है, बिकॉज बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि स्कीम्स ऊपर ऊपर चल जाती हैं, वो पता नहीं चलता। बट नो डाउट गवर्नमेंट इस चीज में बहुत अच्छा काम कर रही है। और जैसे आपने पूछा कि जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्या वो जमीन स्तर पे लागू हो रहा है, जैसे भी लास्ट टाइम आपने देखा कि माननीय गृह मंत्री जी 1 लाख करोड़ का निवेश करके गए हैं, और जो कि किच्छा में खुरपिया फार्म के नाम से आ भी रहा है, और उम्मीद है कि बहुत ही उद्योग उसमें लगाए जाएंगे। मैं सरकार से बस एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि जिस हिसाब से हमारे सिडकुल को देखा जाता है पंतनगर के, कि उसमें ओईएम कंपनी भी हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स का हो गया या फूड सेक्टर में हो गया, तो हमें कोशिश है, हमें ध्यान देना चाहिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ और ध्यान दिया जाए। बिकॉज मैं खुद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे लगता है कि अभी और ध्यान देने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं चूक है जो कि सुधार दी जा सकती है। तो यही मैं बोलना चाहूंगा। मैं चाहूंगी 2-4 चीजें आप बता भी दीजिए, ताकि मैं विपिन जी से उसका फिर जवाब भी ले लूं। चूक के नाम पे आप जैसे पूछ रहे हैं, तो मैं ओपनली बिल्कुल बताना भी चाहूंगा, बिकॉज क्या होता है जब तक हम फीडबैक नहीं देंगे तो वो आगे कैसे जाएंगे। तो हम एमओएम साइन कर लेते हैं कि हम इस तरह का इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, बट जमीनी स्तर पे वो उस तरह से दिख नहीं रहा। तो एमओएम साइन हुए हैं, बट होपफुली उसमें एक इंडस्ट्रीज के बीच में जाके टाइम पीरियड देना चाहिए गवर्नमेंट को कि इतने सालों में हम ये चीजें अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, और दूसरा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम कुछ ही कंपनी हमारे पंतनगर सिडकुल में है, जैसे टाटा हो गया, बजाज हो गया, या अशोक लीलैंड या महिंद्रा। तो क्यों नहीं हम विदेशी कंपनी के लिए जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्यों ना हम टेस्ला को यहाँ पे लाने की सोच रहे हैं। क्या अदर कंपनी लाइक मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, अभी क्या है, हम पुणे में हमारी इंडिया में असेंबली हो रहा है, क्यों ना हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो यही मेरे फीडबैक है गवर्नमेंट को। विपिन जी, क्या तैयारियां हैं फिर? जी मैम, जैसा अगर मैं पिछले 5 साल का इन्वेस्टमेंट कहूं, या जो मैं इन्वेस्टर मीट की बात बता रहा हूं, 3000 इकाइयां पिछले 5 साल में लगी हैं, जिसमें 45,000 से अधिक का एम्प्लॉयमेंट उसमें शामिल था। और जैसा कि बघेल साहब ने कहा, ऑटो सेक्टर के लिए और ध्यान देने की जरूरत है, तो मैं आपको भी और सभी को बताना चाहूंगा, हमारा 50 CR तक का जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं 50 CR तक के, उनके लिए एमएसएमई 2023 लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर। उसमें जो हमारा 1 करोड़ से लेकर 50 CR तक का इन्वेस्टर है वो कवर हो जाता है। और अगर बघेल साहब का मेरा प्रश्न इसमें हो जाता है, इसके अलावा अगर 50 CR से प्लस के जो इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए भी मेगा पॉलिसी हमारे उत्तराखंड में लॉन्च्ड है, और हाल ही में उसमें एक छोटा सा संशोधन किया गया है। पहले जैसे इन्वेस्टमेंट को केवल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेकर था प्लांट एंड मशीनरी में, अब थोड़ा सा चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है रोजगार देना, स्वरोजगार देना, तो उसको रोजगार से जोड़ा गया है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी न केवल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर होगी, बल्कि जो नियोक्ता ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा, वो शर्त भी साथ में जोड़ी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की हसरत केवल इन्वेस्टमेंट
अट्रैक्ट नहीं करना ही नहीं है, बल्कि लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। और जैसा हमारी पॉलिसीज में भी है कि 70% एम्प्लॉयमेंट यूनिट कहीं की लगे, लेकिन 70% एम्प्लॉयमेंट हमारे उत्तराखंड को होगा। तो पास्ट के पिछले 5 साल के डाटा से भी मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट हमारा MSME 23 और मेगा पॉलिसी से भी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आने वाला है। तो मैं आप ही के चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ और भी पाइपलाइन में अभी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नए इन्वेस्टर्स की यहाँ पर जब बात हो ही गई है, तो अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था हाल ही में, हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा रहा, जैसा कि आपने बताया भी कि उन्होंने इन्वेस्ट यहाँ पर किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हम देखते हैं कि बैक टू बैक उनका भी दौरा रहता ही है। केंद्र सरकार की तरफ से काफी ज्यादा कोशिश की जाती है। ऐसे में जब नए इन्वेस्टर्स यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड की जो पहचान है वो सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पे नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो नए इन्वेस्टर्स को लेकर क्या आगे की स्कीम है, कैसे उनकी मदद की जा रही है ताकि नए इन्वेस्टर्स की मदद हो सके? श्रीकर जी, आपसे सवाल। देखिए, नए इन्वेस्टर, जैसा हमारे बाकी लोगों ने भी बोला कि अभी इन्वेस्टर मीट हुई थी जिसमें काफी निवेश MOU साइन हुआ। इन्होंने, जैसा तेगु जी ने बोला कि क्या ये धरातल पर उतरेगा, यह देखने की जरूरत है, इसके टाइम टू टाइम रिव्यू करने की जरूरत है। और जहां तक आपने नए इन्वेस्टर को इनवाइट करने की बात की, मैं तो कहूंगा नए इन्वेस्टर को इनवाइट करना बहुत अच्छा है, लेकिन पुराने उद्योग जो चल रहे हैं उनकी सुविधा को देखना पहले जरूरी है, ताकि नए इन्वेस्टर आएंगे तो किसे देख कर आएंगे? पुरानी इंडस्ट्रीज को देख के आएंगे, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आएंगे। तो हमें चाहिए कि रेगुलर रिव्यू, और एक बहुत अच्छी पहल है कि हर शहर में DM साहब की अध्यक्षता में एक उद्योग मित्र की मीटिंग होती है, जिसमें उद्योगों के बारे में चर्चा होती है, उसे कैसे उत्थान करना है। लेकिन अब भी उसमें कई चीज ऐसे जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कई ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो 8-10 साल से पेंडिंग रहते हैं, तो उसे थोड़ा ध्यान से देखकर कैसे सॉल्व करना है ताकि पुरानी इंडस्ट्री के साथ साथ नई इंडस्ट्री पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़े, ये देखने की जरूरत है। कार्य तो हम हर 2 महीने में DM साहब के साथ मीटिंग होती है, या GM साहब के साथ अलग होती है, सिडकुल की अलग मीटिंग होती है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये देखने की जरूरत है, और ये धरातल पे कितना उतरता है, ताकि नए इन्वेस्टर जो आए वो पुराने पद को देखकर ही अपने आप को आगे लाने की कोशिश करें। तेजूराम जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है, मतलब अगर मैं राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की बात कर लूं तो फोकस यह है कि अब यहाँ के युवाओं को पलायन ना करना पड़े, बल्कि यहीं पर रह के रोजगार मिल सके, और इसी को लेकर उत्तराखंड को पहचान मिल सके और यहाँ के जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिल सके। इसको लेकर हमने बीते दिनों देखा कई योजनाएं भी चलाई गई। अगर एक उद्योगपति के नाते मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इसका कितना ज्यादा फायदा आपको मिल रहा है पलायन को रोकने के लिए, पहले की सरकारें हो या फिर अब की सरकार हो, कोशिश है कि पलायन रुक जाए, लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाए, क्या अब ऐसा होता हुआ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि पहले देखा जा रहा था कि दूसरे राज्यों में जाके लोग अपने रोजगार को ढूंढ रहे थे, बट कुछ ही सालों में, और सरकार की एक अपनी पॉलिसी भी है कि 70% आपको रोजगार लोकल वालों को देना है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस तरह की चीजें रुकी हैं। और बेनिफिट में पूछें तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे राज्य के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि हमारे विपिन जी ने बताया कि MSME बहुत इस टाइम बैकबोन है और सेकंड लार्जेस्ट है कि इस बार इम्प्लॉयमेंट देने में MSME का रोल सबसे बड़ा है, और GDP में 30% वो हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सबसे अच्छी चीज है। और नो डाउट गवर्नमेंट की बहुत चीजें हैं कि जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और खासकर मेरे आदरणीय श्रीकर सिन्हा जी ने बोला कि उद्योगपति को क्या चाहिए, एक सुखल माहौल चाहिए जो कि क्राइम फ्री हो, और जो लोकल यहाँ की जो राजनीति है वो इंडस्ट्रीज एरिया में ना हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमें मिल रही है। तो थैंक यू सो मच। इस पर तो आप लोगों को जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात हो रही है। और
स्कूल खत्म करके या फिर कॉलेज खत्म करके ज्यादातर देखा जाता था कि स्टूडेंट्स हो या फिर रोजगार करने वाले या जॉब करने वाले वो पलायन कर लेते थे, लेकिन अब सरकार कोशिश कर रही है कि अब यहाँ के युवा को पलायन ना करना पड़े। सिंगल विंडो सिस्टम, इसको सर किस तरह से लागू किया जा रहा है, किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से इसे लागू किया जा सके? जी मैम, सिंगल विंडो सिस्टम को विगत 3 वर्षों में तो हमारे यहाँ बहुत तेजी से ये लागू भी किया गया है। जैसे अभी सिन्हा साहब ने हमारे उद्योग मित्र की बात कही, तो उद्योग मित्र होने से पहले भी हमारी सिंगल विंडो मीटिंग की कई स्टेज पर समीक्षा होती है, न केवल डीआईसी स्टेज पर बल्कि कलेक्ट्रेट स्टेज पर भी समीक्षा होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसके अलावा स्टेट लेवल पर उसकी समीक्षा होती है, डिफरेंट लेवल्स पर मीटिंग होती है। और हाल ही में आपको मैं बता दूं कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार हमारे यहाँ बड़े जिले हैं जो कि प्रदेश के। सिंगल विंडो सिस्टम में हम लोगों को 15वें दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे इन्वेस्टर ने अपना एप्लीकेशन फाइल किया, इवन उसमें भी डीआईसी का रोल है कि हम लोग उसको, अगर कोई नया, क्योंकि आपने अभी बात की स्वरोजगार की, तो हम बघेल साहब की तरह मैं बड़े वालों को, अगर एक मतलब जैसे बात की बड़े वालों के लिए हमने एमएसएमई और मेगा पॉलिसी की बात की, वहीं जो छोटा इन्वेस्टर है जिसको नहीं पता है सिंगल विंडो की प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमारे पास फैसिलिटेशन काउंसिल है, हमारे अपने ऑफिस में परामर्श कक्ष है। जो नया इन्वेस्टर है उसका सिंगल विंडो कराकर पहले दूसरे तीसरे दिन ही उसका कमेंट कराकर उसको फाइनल प्रिंसिपल अप्रूव कराया जाता है। बल्कि जिस पॉलिसी में उसको लाभ पहुंचाना होता है, मान लीजिए ये जो हमारा नया इन्वेस्टर जिसकी आप भी बात कर रहे थे, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, इन लोगों को एमएसवाई जैसी स्कीम में, और अभी जो कोरोना टाइम में एमएसवाई लॉन्च हुआ था उसके बाद एमएसवाई 2.0 लॉन्च हुआ है। खासकर हमारा जो न्यू कमर है, जो जस्ट आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक करने के बाद पहले दिल्ली मूव होता था, वो अब अपने ही राज्य में एमएसवाई 2.0 का बेनिफिट लेकर स्टार्टिंग 25 लाख तक के अपने छोटे मोटे उद्योग लगाकर थ्रू सिंगल विंडो न केवल लाभ प्राप्त कर रहा है, बल्कि एक बंदा स्टार्ट करता है, अपने साथ 5 लोगों को और जोड़ता है। तो एक तरह से स्वरोजगार की मुहिम तो जल चुकी है, जिसको सिंगल विंडो हमारा और तेजी से उसका साथ दे रहा है। जी ठीक है। श्रीकर जी, बड़ी इंडस्ट्रीज को लेकर थोड़ी सी कंप्लेन रहती है कि अब बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आनी चाहिए। क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसा प्लान है या कोई ऐसी इंडस्ट्री जिस पर आप लोग काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, जहां तक सरकार के अभी जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसके माध्यम से यही जानकारी मिली कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, तो निश्चित तौर पे बड़ी कंपनियां आएंगी। और एक इंडस्ट्री उत्तराखंड सरकार की एक मैं ऐड करना चाहूंगा कि आमतौर पर और राज्यों में क्या होता है कि आपको किसी कार्य के लिए सरकारी दफ्तर में जाना होता है, लेकिन यहां एक चीज देखने को जरूर मिली है कि अलग अलग सरकारी दफ्तर के लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और इंडस्ट्रीज को बुला के वहां बात करते हैं उनके समस्याओं के निदान के लिए, जो बहुत बड़ी बात है। इस पर तो देखिए तालियां बजनी चाहिए। और जहां तक आपने बड़ी इंडस्ट्री की बात, इंडस्ट्री आएंगी, मैं फिर एक बार वही दोहराऊंगा कि उससे पहले पुराने जो हमारे थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं, आपको रोड्स की समस्या, रोड्स मतलब 2007 में जब हम लोग यहाँ आए थे तो सिंगल रोड था, तब जितना जाम रहता था, आज 8 लेन रोड होने के बाद भी जाम उतना ही है। ठीक है, ये एक अच्छा साइन है कि गाड़ियां बढ़ी हैं, रोड पे लोड बढ़ा है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि सुविधा किस तरह होती है। हम आप तो किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस जब 1 घंटे में निकलती है तो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसे भी देखने की जरूरत है सरकार को। मैं भी जब यहाँ पर आ रही थी तो कुछ लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी रूट है, अब दिल्ली से जाना बहुत आसान हो गया है, कम वक्त लगता है। सर, आप क्या बदलाव और देख रहे हैं? ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, इसके अलावा और क्या आप बदलाव देख रहे हैं जो कि एक बिजनेसमैन के नजरिए से पॉजिटिव बदलाव है? मैम, गवर्नमेंट की हम बुराई तो बहुत करते हैं, बट कभी कभार तारीफ भी करनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि कुछ चीजें वो ऐसी कर रही होती है, उनका रिजल्ट बहुत लेट मिलता है। कनेक्टिविटी में जैसे आपने खुद बोला कि मैं ट्रैवल करके आई हूं, तो एक समय में हम 8 घंटे में, मैं खुद एनसीआर से बिलोंग करता हूं, मैं रुद्रपुर 8 घंटे में पहुंचता था, बट आज मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं दिल्ली के लिए कभी भी निकल सकता हूं, तो मैं मात्र 4 घंटे में पहुंच जाता हूं। और बात करें अब एरोप्लेन की,
तो पंतनगर एयरपोर्ट हमारा इंटरनेशनल होने वाला है। फिर आपको कनेक्टिविटी के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमें देश के किसी भी कोने के लिए इजीली हमें फ्लाइट अवेलेबल हो जाएगी। और जैसे मेरे आदरणीय सर ने बोला कि एक समय में जब शहर छोटा था तो उस तरह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, बट इंडस्ट्रीज आई, फिर बाहर के लोग आए, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ी। बट कुछ चीजें हैं जो सर ने बताया आपको भी कि सोचने का विचार करना चाहिए। और होपफुली मुझे लगता है कि आने वाला समय रुद्रपुर का है, और आपके शो का नाम जो राइजिंग रुद्रपुर जो रखा गया है, मात्र 3 साल में मुझे लगता है कि रुद्रपुर बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचने वाला है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इनकी कुछ उसमें, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट की इन्होंने बात की, ये बहुत अच्छी बात है। एयर ट्रांसपोर्ट दिल्ली से भी 2 फ्लाइट है, लेकिन अगर 15 से 20 हजार किराया होगा, इसको कैसे मैनेज करना है, ये सरकार को ये देखना चाहिए कि आमतौर पे उद्योगपति तो ट्रैवल कर सकते हैं 15 से 20 हजार देके, बाकी इमरजेंसी में भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बाकी जगह जिस तरह के रेट है उस पर भी विचार करना चाहिए एयरलाइंस को। बाकी जगह भी विचार करने की जरूरत है, लेकिन काफी पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। विपिन जी, सरकार की तरफ से कितना पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिल रहा है, और रोजगार पे हमारा फोकस है, क्योंकि सामने देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है सभी के इंटरेस्ट का ये टॉपिक भी होगा। आने वाले वक्त में क्या कब तक ये वक्त देखने को मिलेगा कि यहाँ के यूथ को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? कहते हैं ना कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आती। हालांकि ये तो पहाड़ी इलाका नहीं है, लेकिन मैं उत्तराखंड को लेकर ज्यादातर ये बात बोली जाती है। तो आगे के किस तरह के प्लान्स हैं, कौन कौन सी सरकार की ऐसी योजना है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आप लोगों को मिल रहा है? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 15 साल से इस विभाग में हूं। मैं आपको अगर पूर्व में और आज में तुलना करूं कि कैसे सहयोग मिल रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल फोकस करना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा। आज जो हमारा युवा मेरे सामने बैठा है, हमारे छोटे भाई के रूप में, बहनों के रूप में, ये जो आज से कुछ साल पहले था कि हम लोग स्कीम में कोई अप्लाई करते थे, लेकिन उसकी सब्सिडी या उसका जो अनुदान था वो कई सालों में जाकर मिलता था। और आज की डेट में एज ए GM DIC, चूंकि हम लोगों को बहुत सारे पोर्टल्स पर सवाल जवाब भी देने होते हैं, तो उसमें बताना चाहूंगा, और हमारी जो उद्योग मित्र का जिसका जिक्र अभी सिन्हा साहब ने भी किया, उसमें हमारी एक समस्या का निदान हो चुका है स्वतः ही, कि गवर्नमेंट का भी ध्यान इस पर ज्यादा है कि कोई भी देनदारी समय से, जो जैसे मान के चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की स्कीम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जिसकी सब्सिडी 2 साल में आनी होती है, 2 साल में समायोजित होती है, वो 6 मंथ के अंदर आ जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार की स्कीम PMEGP चलती थी, जिसमें 5-5, 7-7 साल लगते थे, जो कि 3 साल के अंदर ऑडिट हो गया है। पोस्टल डिपार्टमेंट को उसका थर्ड पार्टी संस्था बना दी गई है, जिससे देरी से बचा जा सके। तो ये वही कदम है मैम जो पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, राइजिंग न केवल रुद्रपुर बल्कि राइजिंग उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं जी। तो एज ए GM DIC, एज ए ऑफिसर, हमें भी अच्छा लगता है कि अब हमारी शिकायत इसलिए नहीं हो रही है कि बजट नहीं है या स्कीम में हमारा ये पोर्टल नहीं चल रहा है, तो सब चीजों में पॉजिटिव सुधार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शेखर जी, यहाँ पर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लघु उद्योगों की भी बात हमें करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत प्रमोट किया है लघु उद्योगों को, लखपति दीदी, और उत्तराखंड के तो कई सारे ऐसे फूड्स जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं जानते थे, उनको इंटरनेशनली लेवल तक ले जाना, उसको लेकर भी आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर भी हम देखते रहते हैं। उसका कितना फायदा आप लोगों को हो रहा है? देखिए, जहां तक लघु उद्योग का सवाल है, पूरे तौर पे हमारे विपिन जी इस विभाग को देखते हैं, और विपिन जी नहीं, यहाँ जितने अधिकारी थे उनने हमारे पिछले 2007 से मैं यहाँ हूं, तो 3-4 अधिकारी आए हैं। तो अधिकारी DIC में बहुत कोऑपरेटिव हैं और लगातार प्रोत्साहित करते रहे। किसी भी जो भी स्कीम आती है उसको इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से और मीटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी ये लोग मदद करते हैं। यहाँ पर ये चाहे कोई भी सरकार हो, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करनी होगी। तो विपिन जी का खासकर, या इनसे पहले भी जो लोग DIC में रहे हैं,
एमएसएमई की स्पेशली लिस्ट निकाल कर मीटिंग करके हम लोग से भी पूछा जाता है कि एमएसएमई की मीटिंग कब करा रहे, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की और हम चाहेंगे कि इसे इसी तरह चालू रखना चाहिए। और विपिन जी ऐसे हैं, जितने भी आमतौर पे यहाँ अधिकारी बहुत कोऑपरेटिव है और स्टेट के हिसाब से हम लोगों ने भी 3-4 स्टेट देखे हैं, तो ये बेटरमेंट है। बस एक है कि नारायण दत्त तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे, तो जहां तक मेरी जानकारी है वो इंडस्ट्री विजिट करते रहते थे हर 2-4 महीने में, लेकिन अब ये विजिट हमको नहीं लगता है पिछले 7-8 साल से हुई है। तो मुझे भी मतलब हमारे मुख्यमंत्री को भी अपने अधिकारियों पर विश्वास करना होगा, जो भी बताएं, अगर अंदर कुछ गलत भी दिखे, अगर वो सही बताएंगे तो मानना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि इससे और बेहतरी के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमने निवेदन भी उनसे कई बार किया है कि इंडस्ट्रीज को पर्सनली भी देखें, तो इनमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, जहां तक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। इसलिए हो सकता है कई चीज अधिकारियों से छूट जाती होगी, लेकिन स्टेट के मुखिया होने के कारण अगर वो देखते हैं सारे इंडस्ट्रियल स्टेट को एक बार, तो ये जहां तक मेरी राय एक बहुत नए आयाम, बहुत ऊंचे आयाम पर पहुंचेगा। तेजूराम जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स और यूथ आपके सामने हैं, क्या कोई टिप्स एडवाइस आप इन लोगों को देना चाहेंगे? मैम बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी युवाओं में ही गिने जाते हैं, और आपने मुझे भी यहाँ पे जब मंच दिया तो वो युवा उद्योगपति के रूप में ही दिया है। तो जैसे सर ने बोला कि एक बार तो उनको रिव्यू करते रहना चाहिए जहां जहां उद्योग लगा हुआ है, तो ये मेरा मैसेज है सीएम सर को कि स्पेशली इंडस्ट्रियल से मिलते रहेंगे तो हमारे जो फीडबैक हैं वो जाते रहेंगे। और जितने मेरे सामने युवा बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई या बहन, तो आपको टिप्स ये देना चाहूंगा कि एज अ इंडस्ट्रियल, एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं आपको यही 2 पॉइंट देना चाहूंगा। सबसे पहले हार्डवर्क, दूसरा अपने माता पिता की सेवा। अगर आप हार्ड वर्क करने में बिलीव करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके पास हमेशा रहेगा। तो यही टिप्स देना चाहूंगा। और दूसरा कि आप कभी हार मत मानिए, बिकॉज क्या होता है आज के टाइम में यूथ मैं देख रहा हूं कि उनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आपको रिजल्ट 1 साल में 2 साल में मिल जाएंगे। आज इस मंच को भी साझा करने में कम से कम मुझे 25 साल लग गए हैं, जब मैं अपने सीनियर के सामने बैठा हुआ हूं। तो हार्डवर्क बिल्कुल ना छोड़े, और स्लो रिजल्ट होगा बट होपफुली बहुत बड़ा होगा। थैंक यू। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोगों में से कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल बनना चाहते हैं? आजकल तो एक नया शब्द चल गया है, एंटरप्रेन्योर। क्या आप लोगों में से हाथ खड़े कीजिएगा अगर आप लोगों को कोई इंटरेस्ट हो तो। बिजनेस करना चाहते हैं आप लोग या जॉब करना चाहते हैं? ज्यादातर बिजनेस की आवाज आ रही। सर क्या एडवाइस देना चाहेंगे इनके लिए? जी बच्चों, आप सुन पा रहे हैं पीछे तक? मुझे ना हाथ खड़ा कर दीजिए जो बच्चे जिनको मैं जो सुनना चाहेंगे मुझे। मैं भी उत्तराखंड से हूं दोस्तों। 98 में मैंने पॉलिटेक्निक किया था, काशीपुर पॉलिटेक्निक से। शायद मुझे लग रहा है कुछ लोगों की यूनिफॉर्म देख के लग रहा है शायद कुछ पॉलिटेक्निक से हैं। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन किया, पीजी किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम वो लकी लोग नहीं थे जिनके पास स्कीम चलकर आई थी। हम वो लकी लोग नहीं थे जिनके पास स्कीम चलकर आई थी, क्योंकि मैं 15 साल के उद्योग विभाग की जॉब में कम से कम 1500 बार मैं आईटीआई, पॉलिटेक्निक और जो हमारे गांव देहात में जो सरकार जनता के द्वारा प्रोग्राम होते हैं उनमें जा चुका हूं, और खासकर बच्चों को अपनी स्कीम के लिए अवेयर कर चुका हूं, इसलिए कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था। वरना मेरी बड़ी इच्छा थी, जब राज्य बना था 2000 में, मैंने अपने पिताजी से 2 लाख रुपए मांगे थे, और मेरे पिताजी ने मुझे, सही बताऊं तो मैं इस मंच से कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, मेरे पिताजी ने कहा था कि पहले डॉक्यूमेंट अपने आग लगा दो जिनके लिए तुमने तैयारी की, और उसके बाद तब मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। लेकिन फिर क्योंकि उनका सपना था गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उस टाइम पे सन 2000 की मेंटेलिटी फादर की अलग थी, क्योंकि ये स्कीमें नहीं थी हमारे पास। हम लोग फिर तैयारी की 2006 में मैंने फाइनली जॉब ज्वाइन किया। लेकिन मेरी बहुत अच्छी इच्छा थी जब राज्य बना 2001 में कि मेरे पिताजी भी या मुझे कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाते। जबकि आज
जो मैं एमएसवाई जिस स्कीम की बात कर रहा हूं, आपको केवल 5,000 रुपए 10,000 रुपए केवल अपना ओन कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है। इसके अलावा सारा बैंक देता है, कुछ पैसा डीआईसी देती है आपको सब्सिडी के रूप में। तो हमारे पास नहीं थी। अगर काश मैंने भी 2001 में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया होता तो 25 साल में शायद मैं 5 लोगों को जॉब दे रहा होता। और आज मैं डेप्यूटी डायरेक्टर क्लास 1 पोस्ट पर बैठा हूं, लेकिन एक लोग को भी जॉब नहीं दे सकता। ये मेरी मजबूरी है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाइयों से निवेदन करूंगा, बहनों से निवेदन करूंगा कि प्लीज स्कीमें बहुत है, बस करने का एक बस आपको प्रयास करना है। और जैसा अभी तेजू भाई ने हमारे कहा कि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। हो सकता है किसी को 2 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, किसी को 10 साल लगे, लेकिन जो ख्वाहिश आपने देखी है, जो सपना देखा है, अगर वो नहीं पूरा होता है ना तो बहुत दुख होता है। तो मैं चाहूंगा आपके सभी सपने सच हों। और इस चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं मैम, जो अंदर मेरे बात थी मैंने अपने भाइयों से कही। धन्यवाद मैम। होपफुली कि इन सब लोगों के काम में भी आएंगी वो सारी चीजें। इसी को थोड़ा सा मेरा एक और सवाल है कि ज्यादातर लोगों को, जैसे कि आपने बताया कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हो, लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी या फिर पता ना होना कैसे अप्लाई करना, ये बैरियर हम लोग देखते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं युवाओं के लिए, कैसे युवा उसके बारे में जान सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये आप और बता दें तो। वैसे तो आज का युवा मतलब हमारे टाइम वाले हम जो लोग थे, हमसे ज्यादा आप स्मार्ट इसलिए भी क्योंकि आपके हाथ में स्मार्टफोन भी है। आपके पास प्रॉपर, हमें जब मोबाइल स्टार्ट हुआ तो लिमिटेड डाटा था, 100 MB मिल रहा है, 200 MB मिल रहा है। आपके पास तो डाटा की भी अनलिमिटेशन है। तो आप तो इन्वेस्ट उत्तराखंड www.investuttarakhand.uk.gov.in में जाएं और उत्तराखंड उद्योग विभाग की सारी स्कीम नजर आ जाएंगी आपको। इसके अलावा गूगल बाबा है, आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्कीम जाननी तो मिल जाएंगी। और आप हो सकता है उत्तराखंड से बाहर के हों या हमारे 13 जिलों में से कहीं के हों, उस जिले की डीआईसी जो कि आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी, डीआईसी जाएं। हर डीआईसी में एक परामर्श कक्ष स्थापित है, या वहां के जीएम से मिलिए, आपको स्कीम के ब्रोशर मिल जाएंगे, स्कीम को बताने वाले लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए टारगेट भी हैं। हमें एमएसवाई का टारगेट पूरा करने के लिए भी आप जैसे भाई चाहिए, और इसलिए भी चाहिए कि जिससे आप और बाहर, जैसे अभी बात हुई ना, बाहर जॉब करने के लिए हाथ ना फैलाएं, बल्कि आप और लोगों को जॉब दें। जो हाथ फैले हुए हैं उनको, उनकी मदद करें। तो बहुत आसान है मैम, आपके हाथ में स्मार्टफोन है और आप जब जागे तब सवेरा। जी श्रीकर जी, अब तो युवाओं को लेकर हम देख रहे हैं कि स्कूल डेज से ही उनको बताना शुरू किया जा रहा है, या फिर अलग से क्लासेस लगती हैं ताकि उस एज में ही बच्चे को समझ में आए। क्योंकि अब हम सुन रहे हैं ना कि सिर्फ जॉब लेने वाला नहीं है आज का युवा, जॉब क्रिएटर है। तो ऐसे में क्या आप लोगों की तरफ से कोशिश है कि अर्ली एज में ही बच्चों को जानकारी दी जाए, ताकि जैसे कि सर ने कहा कि अब तो बच्चे यंग एज में ही काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए, तो आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश है? देखिए, हम लोग डायरेक्ट तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं दे सकते। हाँ, डीआईसी या अन्य साधन जो है, इनके थ्रू रेगुलर इस तरह की मीटिंग्स होती रहती है। और हमने भी देखा है कई बार, कई लोग हमारे जानने वाले ही हैं, डीआईसी के थ्रू ही फंडिंग हुई है और वह आज बहुत अच्छे मुकाम पर है। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, हम लोग 2007 में जब आए थे तो एजुकेशन का लेवल इतना अच्छा नहीं था जितना आज है। तो आज एजुकेशन का लेवल अच्छा है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपके पास इतनी क्षमता है कि आप स्वयं डीआईसी जाएं या गूगल करें और अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएं, अपने आप को उस लायक बनाएं और समझें। इसलिए कि आप सब में क्षमता है, बस आपको सोचने और करने की जरूरत है। और साधन बहुत उपलब्ध है, डीआईसी हो या अन्य कई साधन उपलब्ध है। किसी साधन का भी उपयोग करिए और लोगों को रोजगार दीजिए। जिनकी इच्छा अगर रोजगार करने की है वो अलग बात है, अन्यथा यहाँ उत्तराखंड में आपको बहुत अवसर है और इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। डीआईसी या सरकार इस सब चीज के लिए कभी पीछे नहीं हटती है। जरूरत है हमें आगे आने की। धन्यवाद। तो जरूरत है हमें आगे रहने की, और उत्तराखंड बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के क्षेत्र में उड़ान भर रहा है, रुद्रपुर उड़ान भर रहा है, जिसका असर दिख भी रहा है जमीनी स्तर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं हमारे तीनों खास मेहमान का। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडस्ट्रियल सिटी में इंडस्ट्री की स्थिति, उसकी उड़ान,
सरकारी योजनाओं से लाभ और उद्योगपतियों की बातें। हमारे पहले सत्र में आप सबने ये सभी बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विपिन कुमार, जीएम इंडस्ट्री, श्रीकर सिन्हा, अध्यक्ष सिडकुल इंडस्ट्री एसोसिएशन और तेजूराम बघेल, उद्योगपति। बहुत बहुत धन्यवाद। अमनदीप, आपका भी। और अब मैं न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि आप हमारे इन तीनों सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां। विपिन कुमार जी, जीएम इंडस्ट्री, सरकार की योजनाओं के बारे में आपने बताया कि किस प्रकार ये लाभ लेकर आप इंडस्ट्री में अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। श्रीकर सिन्हा जी, अध्यक्ष सिडकुल इंडस्ट्री एसोसिएशन, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सुनी बात बहुत ही यंग तेजूराम बघेल जी, जो उद्योगपति के रूप में उन्होंने आपसे बातचीत की। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चर्चा परिचर्चा के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे सत्र की तरफ।